हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 156 यानी 156। तो चलिए देखते हैं भाषा विषय के संबंध में अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। प्रश्न है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या विद्यमान रहती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निश्चितता रहती है न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ की। ठीक है, ध्यान रखें। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। गौर करें। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का कोई भी भ्रम उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो शब्द और उसके अर्थ में एक निश्चितता रहती है। ठीक है, निश्चित होता है यानी कि सीधा सीधा शब्द और सीधा उसका अर्थ हमें समझ में आता है, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता। ठीक है, किसमें? न्यायालयी भाषा में। ठीक है, जो शब्द है और उसका अर्थ बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, ध्यान दे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर कैसी हो जाती है? यानी जब किसी बोली या भाषा को मानकता प्राप्त होती है तब वह कैसी हो जाती है? तो ऑप्शन बी, सरल हो जाती है। कैसी? सरल हो जाती है। ध्यान रखें। व्याख्या देखते हैं। किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी बोली हो या भाषा हो, उसकी एक मानकता तो होगी ही होगी। ठीक, जिसे प्राप्त कर लेने पर बोली या भाषा कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है। यानी कि मानकता प्राप्त करने के बाद बोली और भाषा सरल हो जाती है। ठीक है, इजी। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। एकाक्षरी भाषा परिवार, एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार की भाषा कैसी है? एकाक्षरी भाषा है। ठीक है, ध्यान रखें। चीन, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत और बर्मा। ठीक है, बर्मा, ये 3 जगह हैं जहां पर एकाक्षरी भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। ठीक है, एकाक्षरी भाषा बोली जाती है, ऐसे याद रखो। कौन सी जगह? चीन, तिब्बत, बर्मा। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। किस परिवार की? एकाक्षर परिवार की। ध्यान रखें, यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो आकृतिगत विशेषताएं होती हैं उसको प्रभावित करती है यह भाषा। कौन सी? एकाक्षर परिवार की भाषा यानी एकाक्षरी भाषा। ठीक, तो इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है? कहाँ कहाँ बोली जाती है ये? चीन, तिब्बत और बर्मा। चीन, तिब्बत और बर्मा में बोली जाती है विशेष तौर पर। ठीक है, इसके अलावा भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में, ध्यान दें, भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक, इस परिवार की मुख्य भाषा क्या है? चीनी है। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। तो चीन, तिब्बत और बर्मा, ठीक है, ये कैसा परिवार है? यहाँ का एकाक्षर परिवार है। ठीक है, ध्यान रखें। और जो भूटान और उत्तर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं इस परिवार के, किस परिवार के? एकाक्षर भाषा परिवार के लोग। कौन कौन? तो चीनी, ठीक है, तिब्बती या फिर बर्मा के लोग। ठीक है, तो रहते होंगे। तो वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इस परिवार की मुख्य भाषा कौन सी है? चीनी है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को हम कहते हैं ऑप्शन डी, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक
शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली को हम पारिभाषिक शब्दकोश भी कहते हैं। पारिभाषिक शब्दकोश, ठीक है, शब्दकोश। ध्यान रखें, शब्दकोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिक्शनरी। और एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, क्या? ग्लॉसरी। क्या? ग्लॉसरी, ठीक है। तो पारिभाषिक शब्दावली को पारिभाषिक शब्दकोश भी कहते हैं, ग्लॉसरी भी कहते हैं। अब जो ये ग्लॉसरी शब्द है, ठीक है, ध्यान से सुने। ग्लॉसरी शब्द स्क्रीन पर देखें। ग्लॉसरी शब्द बना है किससे? ग्लॉस से, ठीक है, ग्लॉस से बना है, ठीक। और जो ग्लॉस शब्द है ये किससे बना है? ग्रीक भाषा के ग्लॉसा से बना है। किससे? ग्लॉसा। ध्यान रखें। और ग्लॉसा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों वाणी। क्या अर्थ है? वाणी, ठीक है, वाणी। और यही वाणी आगे चलकर क्या बना? आगे चलकर बोली या भाषा के रूप में बदल गया। बोली या भाषा, ठीक है, इधर देख लें, बोली या भाषा के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों। तो ग्लॉसरी बना है किससे? ग्लॉस से। और ग्लॉस शब्द बना है ग्रीक भाषा के ग्लॉसा से, जिसका अर्थ है वाणी। और वाणी से क्या बना आगे चलकर? यानी कि बोली या फिर भाषा, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों इस प्रश्न का क्या उत्तर है? ऑप्शन डी, पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है, यानी ज्ञान विज्ञान। व्याख्या देखते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उदाहरण के लिए जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो उसके संदर्भ में एक शब्द का इस्तेमाल होता है कोशिका, जिसका एक विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ लिया जाता है, कोई अलग अर्थ हम इससे ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखें कि जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उसके अंतर्गत जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो डिफाइन किए जाते हैं और हर शब्द की अपनी परिभाषा होती है, ठीक है, हर शब्द की अपनी परिभाषा होती है, ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, इसमें क्या होता है कि उनकी परिभाषा सहित एक सूची भी होती है। परिभाषा सहित क्या होती है? एक सूची भी होती है शब्दों की, ठीक। इसी वजह से क्या होता है कि जो एक जैसे दिखने वाले शब्द, ठीक है, अलग अलग परिभाषा वाले होते हैं और अलग अलग अर्थ को ग्रहण करने वाले होते हैं, ठीक है। तो कभी समय मिले तो डिक्शनरी उठा करके देखिए, वहां आपको एक जैसे शब्दों का सीक्वेंस दिखेगा, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले, लेकिन उसी के साथ साथ क्या होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा वर्ण जुड़ करके एक नया शब्द बनेगा जिससे उसका पूरा अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, परिभाषा होगी और परिभाषा सहित सूची होगी शब्दों की, ठीक है। डिक्शनरी खोल के देखें, आपको एक ही जैसे कई अलग अलग अर्थ वाले शब्द नजर आएंगे और उस शब्द का जो उस पारिभाषिक शब्दावली में इस्तेमाल हुआ है, पहली बात तो वह मानक होगा, ठीक है, और उस शब्द का एक ही अर्थ होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, क्या है? ऑप्शन डी, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? ऑप्शन सी, ज्ञान की किसी एक शाखा जिज्ञासु के लिए है। क्या? पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है ज्ञान की किसी एक शाखा, यानी एक शाखा मतलब किसी एक विषय से जुड़े विद्यार्थी के लिए जब वो रिसर्च करता है या पढ़ाई करता है तो वह क्या करता है? उसमें उस विषय से के संबंध में आने वाले शब्दों के लिए किसका इस्तेमाल करता है? पारिभाषिक शब्दावली का, ठीक है, जिससे कि वह हर शब्द का सही अर्थ समझ पाए
और जो जिस भी फील्ड में रिसर्च कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, उसके संबंध में सही और सटीक जानकारी धारण कर पाए, ग्रहण कर पाए, ठीक है, सटीक जानकारी। तो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए पारिभाषिक शब्दावली होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और हर विषय की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए मैथ की अलग होती है, साइंस की अलग होती है, ठीक है, हिंदी की शब्दावली अलग होती है। आप देखें कैसे कैसे वर्ड यूज किए जाते हैं जो कि हमारी समझ से कभी कभी बाहर होते हैं, ठीक है। वह जो उस विषय का ज्ञाता है वही केवल उन शब्दों को अच्छे से समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस विषय पर अच्छे से अध्ययन किया है, ठीक है। तो पारिभाषिक शब्दावली का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, किसके लिए होता है? एक जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र होते हैं जैसे विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि, ठीक है। और इन सभी क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण यानी कि रिसर्च के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं जो विषय विशेष के संदर्भ में यानी कि जिस विषय पर रिसर्च की जा रही है या उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। उस निश्चित अर्थ से भिन्न कोई दूसरा अर्थ उस पारिभाषिक शब्दावली का नहीं होता, ठीक है। तो एक शब्द का एक ही अर्थ और एक ही परिभाषा होगी, ये बात आप दिमाग में बिठा लें, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए भाषा वैज्ञानिक होते हैं जो पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करते हैं जिससे कि किसी विषय को समझने में आसानी हो सके, ठीक है। इसीलिए बनाई जाती है ग्लॉसरी, ठीक है। ध्यान रखें पारिभाषिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्दकोश, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, वैज्ञानिक शैली का मतलब क्या होता है? तो शैली मीन्स होता है स्टाइल। शैली मीन्स क्या होता है? स्टाइल, ठीक है। यानी कि हर किसी की अपनी एक शैली होती है, ठीक है, चाहे वो व्यक्तित्व में हो, चाहे वो लिखने में हो, चाहे वे अभिव्यक्त करने में हो, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है वैज्ञानिक शैली की। ये पूछ रहे हैं कि वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है, ठीक है। तो किस शैली से है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ शैली से है वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे अगले प्रश्न पर, ध्यान दें। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली है वो मूलतः किस भाषा का अनुवाद है। तो हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली, ठीक है, मूलतः अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है। किसका? अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है। ध्यान रखेंगे केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया ये प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली, शब्दों पर ध्यान दें, मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। उदाहरण के लिए जैसे हम लिखते हैं अंग्रेजी में मीटर, तो हिंदी यानी कि जो हमारी हिंदी में भी मीटर ही लिखा जाता है। जैसे हम लिखें रेडियो, तो ये रेडियो ही लिखा जाता है। किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम को हम किलोग्राम ही लिखते हैं और थर्मामीटर को थर्मामीटर ही लिखते हैं। इनके लिए कोई अलग से शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है? ये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन
शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एज इट इज किया जाता है। बस केवल किसका अंतर है? लिपि का अंतर है। किसका अंतर है? लिपि का। अंग्रेजी की, अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो कौन सी लिपि है? रोमन, ठीक है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो कौन सी है? तो इसकी है देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि। बस लिपि का अंतर है, उच्चारण में कोई भी अंतर नहीं है, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है दोनों का, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो जो हिंदी की वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली है वह मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का ही अनुवाद है, ठीक है। शब्दों पर ध्यान दें, केवल वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के शब्दों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ करके चलेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या है? कार्यालय हिंदी, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए अभिधात्मक। कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए कार्यालय हिंदी की भाषा। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, ठीक। तो शब्द की वह शक्ति, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है, ध्यान रखें, व्यंजना। तो यहाँ पर बात हो रही है अभिधा शब्द शक्ति की। गौर करेंगे, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, वाच्यार्थ प्रकट होता है, उसे अभिधा कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वाच्यार्थ शब्द से अभिप्राय क्या है? तो वाच्यार्थ शब्द से अभिप्राय है दोस्तों वह अर्थ जिसका बोध, वह अर्थ जिसका बोध, ठीक है, किसके द्वारा होता है? वह अर्थ जिसका बोध शब्द संकेत द्वारा होता है। किसके द्वारा? शब्द संकेत द्वारा, ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पर वाच्यार्थ की बताई मैंने बात, क्या है कि वह अर्थ जिसका बोध शब्द संकेत द्वारा होता है वह वाच्यार्थ होता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है, वाच्यार्थ प्रकट होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। कार्यालय हिंदी की भाषा, कार्यालय हिंदी की भाषा, कार्यालय हिंदी यानी कि ऑफिशियल हिंदी, ठीक है, इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए, अभिधात्मक होनी चाहिए, ठीक। इसे अत्यंत सरल, कैसा? इसमें अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। यानी कि कार्यालय हिंदी जो है, ठीक है, इसमें जो तथ्य यानी कि फैक्ट जो होंगे वे कैसे होने चाहिए? सीधे, स्पष्ट, ठीक है, और सरल। सीधे, स्पष्ट और सरल, ध्यान रखें, ठीक। तो ये थी कार्यालय हिंदी की भाषा की व्याख्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधा लक्षणा, सॉरी ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए, अभिधात्मक होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, व्याख्या हमने देख ली तो बात यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।